नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। आपके साथ मैं रचना बंसल। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। ऐतिहासिक फैसला भी इसे आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी है। सीजेआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसबीआई को 2019 से लेकर अब तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई पूरी जानकारी साझा करनी होगी। ये जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंप देनी होगी। इस जानकारी को चुनाव आयोग 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी करेगा। साथ ही राजनीतिक दल इसके बाद खरीदारों के खाते में चुनावी बॉन्ड की राशि वापस कर देंगे। सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन उससे पहले कोर्ट के इस फैसले पर किसका क्या कहना है, कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, सुनिए। Amendment made which allowed unlimited political contribution being made by companies to political parties. So not only the electoral bond scheme but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court. समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नज़रिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो इसका इलेक्शन से क्यों लेना देना नहीं है? क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि इलेक्शन में तो हर कैंडिडेट को 95 लाख से ज़्यादा तो खर्च कर नहीं सकता, ठीक है ना। और जो एमएलए है वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता, वो भी वाइट में खर्च करेगा। तो ये तो सारा वाइट का पैसा था, तो ये तो वहाँ जा ही नहीं सकता। तो ये तो इलेक्शन से कुछ ताल्लुक ही नहीं है इसका। इट्स अ बॉन्डिंग। ये तो बॉन्ड करना था अपने आप को नज़दीकी, क्योंकि जो भी पैसा देगा तो वो जो पैसा है उसका क्या होगा, ये जो फैसला है वो पढ़ के उसको संज्ञान में लिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सार्वजनिक पारदर्शिता से हो जाएगी कि किस कॉरपोरेट घराने ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जितने कॉरपोरेट घराने हैं इन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए हुए थे और वो ट्रस्ट्स के माध्यम से पैसा दिया गया है। तो बुनियादी बात तो ये है, वो जो ट्रस्ट हैं उनकी कॉरपोरेट वेल को उठा के उन ट्रस्ट के पीछे कौन लोग हैं ये जानने की जरूरत है। जो कंपनियां इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदेगी उनको क्या लाभ दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हम इस मंच से बार बार उठाते रहे। सवाल जायज थे, चिंता जायज थी, क्योंकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है, एक एक व्यक्ति को है। भले वो किस पार्टी को वोट देता है नहीं देता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। इकलौती पार्टी जो 2017 से लेकर आज तक लगातार इस मुद्दे पर बहुत प्रबल आवाज में बोलती आई। मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है को स्ट्राइक डाउन करके उस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया है और डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सब डिटेल्स लेके अपने वेबसाइट पे इन कंपनीज के डोनेशंस के बारे में पब्लिश करें।
ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी। और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है। तमाम रिएक्शंस आपने सुने। सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता इस पर बोल रहे हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मेरी सहयोगी कनिका कटियार ने कांग्रेस नेता आलोक कुमार से भी बात की है, सुनिए। लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है साफ तौर पर रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक अजय कुमार मेरे साथ है बातचीत करने के लिए, माफ कीजिएगा सर। सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और लोकसभा चुनाव से पहले लिया है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने की बात की गई है और उसी के साथ साथ 2019 से लेकर अब तक का जो आंकड़ा है उसको पब्लिक फोरम में रखने की बात की गई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3-4 सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 3-4 प्रमुख बातें हैं। पहले कांग्रेस के समय में कॉर्पोरेट कानून के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत 20,000 से ऊपर ये अनिवार्य बातें थी कि आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि आपने कौन सी राजनीतिक दल को आपने पैसा दिया। 20,000 से ऊपर बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी के मालिक आपको पैसा दे करके एक हाथ में पैसा देंगे, दूसरे हाथ में सरकार से कुछ जो है फायदा अपने ले लेंगे। एयरपोर्ट ले लेंगे, बंदरगाह ले लेंगे, खदान ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, वो खतरा तो है। अगर अब सार्वजनिक अगर जैसे ही होती है तो आपको मालूम है कि अच्छा ठीक है, ये कंपनी ने 1,000 करोड़ दिया था और इसको एक बंदरगाह मिला, तो ये कारण क्या हो सकता है, उस पर जो है लोग चर्चा शुरू करेंगे, बातें होगी। पहला कंपनी से, दूसरा कि 20,000 से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सामने रख दिया है और इसे केंद्र के लिए झटका भी कहा जा रहा है। और अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो इशारा कर रहे हैं कि इसे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बेहतर तरीके से ले रही हैं। खासतौर से कांग्रेस के एक के बाद एक रिएक्शन सामने आए हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सत्ताधारी पार्टी होगी उसके चंदे को हम ज्यादा आंकते हैं और इसीलिए कांग्रेस इस फैसले का स्वागत कर रही है। हालांकि राज्य में भी कांग्रेस पार्टी को चंदा अलग अलग लोगों या कंपनियों की तरफ से मिला होगा। आलोक सर इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग एडिटर ITV ग्रुप, और साथ ही साथ राहुल लाल मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक सर, हालांकि ये सुबह करीब 11 बजे फैसला सामने आ गया था और तभी से हम इसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। अब तो सभी रिएक्शंस भी एक एक करके सामने आ रहे हैं। जो लोग अभी इस शो के जरिए हमारे दर्शकों के साथ हम जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आसान भाषा में आप क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऐतिहासिक फैसला चुनावी बॉन्ड को अभी से रद्द करने का लिया गया है, उससे आम लोगों के जीवन में क्या बदल जाएगा? देखिए रचना जी, वैसे इस मामले में आशीष सिन्हा जी अपने जो साथी हैं और एडिटर हैं लीगल अफेयर्स, उन्होंने पहले भी कुछ बताया और आगे भी हम इस चर्चा में भी उनका आप दिखा सके तो और अच्छा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि इसके सरकार का अभी तक एक पक्ष नहीं आया है, कांग्रेस का पक्ष आया। आश्चर्य की बात यह है, हो सकता है कि वो भी अपनी तैयारी करके या जो जिनका जवाब हो, जहां तक पत्रकारिता के हिसाब से या हमारे एक तटस्थ व्यक्ति के नाते यदि आप और हम लोग हैं, मैं ये कहूंगा कि पारदर्शिता के तो आप हम सब समर्थक हैं। हाँ, मालूम होना चाहिए किसने कितना दिया, लेकिन एक पुराने पत्रकार यदि आप कहें कि हिसाब से मैं इसके बीजेपी को मिला वो भी गलत हो, उनके लिए वो जो होना है वो हो। हम तो चाहते हैं कि हाँ बीजेपी का भी सामने आएगा तो कोई नुकसान नहीं है, आना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी बात, जो कांग्रेस आज जितना कह रही है या दूसरी पार्टियां भी सब इस बारे में पक्ष में थी। प्रशांत भूषण जी ने तो कांग्रेस को जैसे कह सकते हैं सरकार को बर्बाद करने में जितनी पिटीशन लगाई है, इसलिए उनको बधाई देना चाहिए कि इस मामले में उन्होंने कांग्रेस को फायदा हो इसका फायदा भी कर दिया। कम से कम पहले जो नुकसान हुआ होगा आम आदमी पार्टी में वो नहीं है। लेकिन आप देखें कि जब अभी भी जो घोटाले हुए, शराब घोटाला कहें, झारखंड में कहें, बिहार में कहें, पहले जो मेरा अनुभव है, चूंकि मैं जब उमाशंकर दीक्षित इंदिरा गांधी के कोषाध्यक्ष होते थे, शीला दीक्षित के ससुर, मतलब उनके परिवार के सदस्य, और कितने ही प्रकाश चंद्र सेठी,
ऐसे कई जो है, मुरली देवड़ा भी रहे बाद में, लेकिन मैं मोतीलाल वोरा बाद में थे ही, मैंने उस हिसाब से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कांग्रेस के भी, पीसी सेठी थे, कई ईमानदार कोषाध्यक्ष, सीताराम केसरी खुद कोषाध्यक्ष थे जो बाद में अध्यक्ष बने। मैं सबके नाम इसलिए गिना रहा हूं कि उन समय से भी, और उस समय जो पार्टी कांग्रेस की थी या वीपी सिंह की थी या बीजेपी की थी, देवगौड़ा जी की थी, उस समय में ये समस्या ये आती थी, पैसा काले धन के रूप में दिया जाता रहा, खर्च करते हुए आज भी नहीं दिखाते। सही ये बात है, कहा टैक्स चोरी के लिए तो मैं तो कह रहा हूँ नेताओं के, प्रशांत भूषण जी ने पता नहीं लगाई, वैसे इससे जुड़ा हुआ विषय नहीं, लेकिन अभी किसान पर आप शायद चर्चा करें। जो आमदनी जो इन बड़े बड़े वकीलों की, बड़े डॉक्टरों की, बड़े संपादकों की भी जोड़ लीजिए, यदि आप कोई किसी के पास हो तो, यदि उसकी लाखों में इनकम होती है, उसको एग्रीकल्चर दिखा करके कोई टैक्स नहीं देता। तो कई लोग उस तरह की जो पूंजी पार्टियों को देते थे, कम से कम स्टेट बैंक में रिकॉर्ड में है, यदि उसके बाद सरकार कोई, भले वो पेमेंट ऐसा नहीं है जो काले धन में गया होगा, जो मैं खाली सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ये उसको चूंकि बैंक में जमा हुआ है तो वहां तो टैक्स में जाएगा ही ना कहीं पूरे रिजर्व बैंक के पास होगा, इलेक्शन कमीशन को तो जा ही रहा है, अब पूरी डिटेल उनको कहा नाम बताने के लिए, पैसा यदि जो स्टेट बैंक के थ्रू गया होगा। लेकिन क्या इससे फिर से वही प्रॉब्लम पड़ा, पहले वही कम्युनिस्ट पार्टियां जो आज उनके साथ है, टाटा बिरला की सरकार क्यों कहते थे कि सब उनको लाइसेंस परमिट, मैं उद्योग भवन में नारायण तिवारी चाहे उद्योग मंत्री हो या कई उद्योग मंत्री टीए पाई रहे कर्नाटक के, मैं पुराने नाम इसलिए गिना रहा हूं, चिदम्बरम साहब तो कॉमर्स के भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो उन गलियारों में कौन घूमता था और किन लोगों से बाद में उन घोटालों के उजागर होते रहे, उसके पीछे भी वही कारण था कि यदि बॉन्ड उसमें वो छुपके से देते थे, अब फिर से हो सकता है 1000 करोड़ का दे दीजिए और उसके बाद उसको डायरेक्ट बैंक के थ्रू नहीं दिया, लेकिन अभी जो प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया वो ये कहा गया कि भाई इसे तो आरटीआई से भी बाहर रख लिया है, जो चुनावी बॉन्ड है खरीदने वाला या फिर उसके जरिए डोनेशन देने वाला, उसकी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है और इससे काले धन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये जो सूचनाएं हैं ये सार्वजनिक होनी चाहिए, इसीलिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इससे रिश्वत को, कमीशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था। चूंकि आपने लीगल बातों का जिक्र किया था, तो लीगली इसे समझाने के लिए अमित सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट, उनके जरिए हम समझ लेते हैं। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है और अभी शुरुआती तौर पर जब हम इसे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे देखा जा रहा है केंद्र के लिए एक झटका है, आम लोगों के अधिकार की हित की बात है, ताकि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंदीदा पार्टी चुन सकें और ये भी जान सकें कि फला पार्टी को किस किस के जरिए डोनेशन दी गई है। ये वाकई में एक वेलकमिंग डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इसको किसी की हार और किसी की जीत, किसी के लिए झटका और किसी के लिए जश्न के रूप में हम इंटरप्रेट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिकॉज ये पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष तो आई गई चीजें हैं। ये जो डिसीजन आया है वो हम कॉमन मैन के लिए है। उसमें देखो डेमोक्रेसी की जीत है इसमें। अल्टीमेटली कांग्रेस आज खुशियां मना ले और कोई कहे कि केंद्र के लिए झटका है, इट इज नॉट द राइट पर्सपेक्टिव एंड नॉट द राइट नैरेटिव ऑफ द डिसीजन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक वोटर को ये फंडामेंटल राइट है जानने का कि ये पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, इसके कैंडिडेट्स के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पार्टी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है तो इट इज ऑब्वियस एंड इट वाज नोन टू एवरीबडी दैट जो मेजॉरिटी फंड जो होता है किधर से किस पार्टी को स्पॉन्सर हो रही है, डोनेट हो रही है, वो दैट वाज केप्ट बियॉन्ड द इवन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो जो बेसिक फंडामेंटल है कि मैं एक पार्टी का, एक कैंडिडेट के कैरेक्टर को एनालाइज कर सकूं, whether the funds which are being spent in the election वो काला धन है या वास्तव में किसी पार्टी प्रेम, देश प्रेम के नाम पर किया गया दान है,
जब तक एक वोटर इस बात को समझेगा नहीं, वो राइट चॉइस बना नहीं पाएगा, जो कि उसका एक फंडामेंटल राइट था। मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये किसी पार्टी की हार या जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत है और ये आम लोगों के हित देता हुआ फैसला है, आम लोगों के अधिकार के लिए फैसला है, आम लोगों की जीत है। प्रिसाइसली, यस। यानी आम लोग ये जागरूक हो सके, ये जान सकें, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन अब नजदीक है और उससे ठीक पहले ये फैसला आया है। अरविंद सर, आम लोग अगर ये जान जाएं कि राजनीतिक पार्टियों को कहां से कितना चंदा मिल रहा है, तो क्या वो वोट देने के बुद्धि, विवेक, सोच, विचार, इन सबको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा? निश्चित रूप से चंदा साफ सुथरा रहेगा या वो हिसाब साफ रहेगा तो डिसीजन बेहतर होगा, निश्चित रूप से। लेकिन अभी जो कानून बन गया था और जो व्यवस्था थी जिसे आज कोर्ट ने खत्म किया है, वो अचानक हवा में नहीं बना था। वो जिन लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट इस व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, उन्होंने इसको बनाया था और हमने अपने सामने देखा था कि वो किस तरह से बन रहा। और ये बहुत साफ ढंग से जो कोई भी सत्ता में है, मैंने वो केंद्र में बीजेपी है, लेकिन राज्यों का भी आप हिसाब देखेंगे कि अगर राज्यों में दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं तो उनको भी पर्याप्त चंदा उस राज्य में काम करने वाली कंपनियां दे रही हैं। इसका मतलब है कि फाइल क्लियर होने से, जो प्रोजेक्ट क्लियर होने से चंदे का रिश्ता है, डेमोक्रेसी से उसका रिश्ता नहीं रह गया था। तो इसलिए ये कहना कि डेमोक्रेसी के लिए वेलकम है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग भी पावर में हैं, उन्होंने, जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसकी सीक्रेसी रखी और ये प्रोविजन भी किया कि सरकार चाहे तो इंफॉर्मेशन ले सकती है, बाकी दुनिया कोई नहीं ले सकती, तो ये सारे प्रोविजन जिन्होंने बनाए हैं उनको झटका निश्चित रूप से इससे लगेगा। और इसीलिए आप देखिए कि उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और कांग्रेस आज ताल ठोक रही है। लेकिन जो उसने भी तमाशे किए हैं, 20,000 का चंदा जो है आज की तारीख में, 20,000 के चंदे को किस तरह से तोड़ा जाता था, किस तरह से वो कैश का क्या क्या खेल होता था, वो भी सब कोई अनजान नहीं है। उसके बाद ही ये सब कानून आए। लेकिन ये जरूर है कि ये बहुत ही सिंडिकेट जैसा मामला हो गया था कि वही पावर में रहेंगे, वो उन्हीं कंपनियों को काम मिलेगा, वही कंपनियां चंदा देंगी। और फिर चंदे का हिसाब भी चुनाव आयोग जो इधर कर रहा है कि इंडिविजुअल कैंडिडेट का चंदा एक अलग मसला है, पार्टी द्वारा किया गया खर्चा एक अलग मसला है। तो कहाँ पार्टी खर्चा कर रही है, कहाँ सिंपैथाइजर खर्चा कर रहा है, कहाँ इंडिविजुअल खर्चा कर रहा है, ये घालमेल ऐसा हो गया है कि इसमें ईमानदार कोई भी कैंडिडेट जो कम साधनों के साथ चाहे चुनाव लड़ना, पार्टी, बड़ी पार्टियों का तो छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल कैंडिडेट अगर कोई चाहे ईमानदारी से चुनाव लड़ पाना आज के तारीख में, तो वो असंभव सीन हो गया है। और पूरी पार्लियामेंट करोड़पतियों से भर गई है। ये अचानक नहीं हुआ है। ये सारे करोड़पति और आधे क्रिमिनल ये इसलिए आ गए हैं कि ये जो सिस्टम चुनाव का बनता जा रहा है, उसमें ईमानदार और लड़ाकू और विचारों से जो लोग पहले वैचारिक लड़ाई लड़के आते थे, संघर्ष करके आते थे, उस तरह के लोगों की गुंजाइश धीरे 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 डेमोक्रेटिक प्रोसेस से खत्म हुआ जा रहा है। तो इसलिए ये फैसला इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऊपर के पर्दे को हटाएगा और फिर ये रास्ते शायद खोलेगा जिससे ये गुंजाइश बनेगी आगे कि जो इस प्रोसेस में वैचारिक काम करके, संगठन का काम करके, जनता का काम करके, संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हो, उसको भी चुनाव लड़ने की और चुनाव जीतने की गुंजाइश उसके लिए भी बनेगी। आज के तारीख में वो गुंजाइश खत्म हो गई है। इम्पॉसिबल हो गया है कि कोई जनसंघर्ष वाला लीडर या संगठन। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आपने कही अरविंद सर, आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया नहीं है। राहुल जी, बीजेपी का रिएक्शन अब तक सामने नहीं आया, इसे कैसे देखें? क्या वो अपनी तैयारी कर रहे हैं इसका जवाब देने के लिए, या फिर क्या कोई जवाब आएगा ही नहीं? अगर, चूंकि ऐसे तो बीजेपी बहुत हाथों हाथ मौका लपकती है और फिर उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठा दी जाती है या फिर बयान आने लगते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कुछ आया नहीं है। इसे आप कैसे देखते हैं? साथ ही मेरा दूसरा सवाल, आरटीआई के बारे में भी मुझे लगता है गांव देहात के लोग बहुत कम जानते होंगे और इसका इस्तेमाल करने वाले तो बहुत चुनिंदा मुट्ठी भर लोग होंगे। अब ऐसे में जब राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी सार्वजनिक की भी जाएगी, इलेक्शन कमीशन के जरिए वेबसाइट पर अपलोड होगी, उसे कितने लोग जानेंगे? क्या गांव देहात के लोगों को जानकारी जानने के बाद तब अपना वोट डालने के लिए जाएंगे? देखिए, दो तीन चीजें हैं रचना जी यहाँ पे। चूंकि आज का जो फैसला है मैम, वो एक काफी ऐतिहासिक फैसला है। मैं इसे ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हम लोगों ने वो दौर देखा है
तो 20,000 से नीचे वाले राशि की कोई गिनती नहीं होती थी और उस दौर में उसी के आधार पे तमाम फंडिंग इलेक्शन जो तमाम पार्टियों के जो फंडिंग होते थे उसी के आधार पे आते थे। तो वो हम लोग कहते थे कि एक अज्ञात समूह वाली स्थिति बनी हुई थी कि अज्ञात स्रोत से पैसे आते हैं पार्टियों को, तो एक अज्ञात स्रोत से आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दूसरा अज्ञात स्रोत बना दिया और यहाँ पे और भी ज्यादा उसको बड़ा और बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में बना दिया। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला रचना जी, तब लगातार केंद्र सरकार के लोग जो कोर्ट में पक्ष रख रहे थे वो पक्ष क्या रखा जा रहा था कि लोगों को क्या मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी इसके पास से किससे फंड आ रहा है, किससे फंड नहीं आ रहा है, जनता जानकर क्या करेगी। यानी सरकार सीधे सीधे ये कह रही थी कि ये जनता के जानने का विषय नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों को फंड कौन दे रहा है। यही इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी कमी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 19(1)(a) जो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जिसके कारण से आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन का निर्माण हुआ था, उसी के अंतर्गत वही अनुच्छेद तमाम मतदाताओं को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो जाने कि पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग का स्रोत क्या है, कहां से जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसलिए आप इसे छुपा नहीं सकते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने इतना पुरजोर इसका इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर इन कुतर्कों का इतना पुरजोर ढंग से सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया था कि आज उन्हें अपना जवाब तैयार करने में समय लग रहा है रचना जी। नहीं तो आपको तो देखते हैं कि घटना घटती है और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हाजिर हो जाती है। और दूसरा चीज की हम लोग ये भी चीज देख रहे हैं कि आखिर सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड का किसके पास जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे ज्यादा पैसे वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे थे। देखिए चुनाव के लिए ये बहुत आवश्यक है कि सभी लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की इस व्यवस्था में एक इक्वल प्लेटफॉर्म की स्थितियां बन पा रही थी। जब हम लोग ये तर्क रखा करते थे तो लोग जो है तो उसमें 4 तरह की कमियां निकाला करते थे कि आपको क्यों नहीं मिल रहा, विपक्ष के लोगों को चंदे क्यों नहीं मिल पा रहे, ये विपक्ष की कमी है कि वो चंदे नहीं ले पा रहा, सत्तारूढ़ पार्टी को चंदे मिल रहे हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी को चंदे तो इसलिए मिल रहे हैं कि वो सत्ता में बैठी हुई है और वो कंपनियों को पर्दे के पीछे से कोई बड़ा लाभांश प्रदान कर रही है नीतिगत रूप से या तमाम दूसरे कारणों से जो उन्हें चंदे मिल रहे हैं। नहीं तो न्यूट्रल स्थिति में विपक्ष को भी चंदा मिलता। इसलिए एक देखिए चुनाव सुधार के नाम पे आपने एक ऐसे प्रक्रिया को सामने में लाया था जिसने कि चुनाव को और अंधेरे में डाल दिया था। इस दृष्टि से यह फैसला काफी महत्वपूर्ण। अब जो आपका सवाल था कि क्या सामान्य जनता तक ये चीजें पहुंचेंगी, तो देखिए मुझे लगता है कि आज देश जो है कि रचना जी डिजिटल इंडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो भी देश के हिस्से में पहुंच रहा होगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके एक समय जरूर लगेगा, लेकिन जब चुनाव होगा तो हमें लग रहा है कि हमारे मतदाता इन सूचनाओं के साथ मतदान केंद्र पे जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब जनता वोट डालने के लिए जाए तो इन सूचनाओं से लैस होके जाए। इसलिए कहा गया है कि आप 6 मार्च तक जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तमाम प्रकार की सूचनाओं को अपने वेबसाइट पे डाल दें। अब 6 मार्च तक का वक्त दिया है एसबीआई को ताकि वो सभी जानकारी सार्वजनिक करे, यानी कि इलेक्शन कमीशन को सौंप दे। और 6 मार्च के बाद कुछ दिन बाद ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो सभी जानकारियां रिफ्लेक्ट करेंगी। अमित सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अमित सिंह जी, चूंकि लीगली इस मामले को समझना जरूरी है, मुझे ये बताइएगा जो चुनावी बॉन्ड रद्द किया गया है वो आज से, अभी से, यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है तभी से क्या रद्द हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल, अब 2019 से लेकर आज तक की डेट में जिसने चुनावी बॉन्ड खरीदा होगा या फिर जिसके जरिए डोनेशन दिया होगा और टैक्स में छूट पाने की कोशिश रही होगी, क्या वो अब सभी पूरी तरह से रद्द हो जाएगा? क्या टैक्स में छूट भी नहीं मिलेगी? देखिए आपने जो एग्जैक्ट सवाल पूछा है वो जजमेंट के कंटेंट के बारे में पूछा है। जजमेंट आज ही आई है, आप सबको मालूम है। तो until unless I go through the judgment, I cannot make a statement कि आज से ही वो इफेक्टिव है और क्या पिछले तमाम वर्षों का ब्यौरा उनको देना पड़ेगा, ये सब बिना जजमेंट पढ़े मैं बता नहीं सकता। बट yes, as of today, in a brief narrative, the Supreme Court has allowed and in fact electoral bond की secrecy को खत्म कर दिया है। किस पीरियड से इफेक्टिव होगा वो बिना पढ़े इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू कमेंट। अच्छा, और जिस तरीके से जानकारी सार्वजनिक करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये तो आम लोगों के जो अधिकार हैं उनका हनन है एक तरीके से, अगर आप जानकारी गोपनीय रख लेते हैं तो। इसमें 2019 से लेकर आज तक की डेट में जितनी भी राजनीतिक पार्टियों को चंदा गया है, क्या सभी की जानकारी अब सार्वजनिक हो जाएगी 6 मार्च के बाद जब इलेक्शन कमीशन अपलोड करेगा?
यस, हो जाएगी, सभी की जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी। अच्छा, आम लोगों के अधिकारों में फिर आज के बाद यानी कि 6 मार्च के बाद से ये लगा लीजिए, जब इलेक्शन कमीशन वो जानकारी सार्वजनिक करेगा, उन अधिकारों को कैसे ग्रो होते हुए, कैसे और ज्यादा मजबूती के साथ आप आम लोगों के अधिकारों को देख रहे हैं? क्या फर्क हो जाएगा? आप ये देखो ना, कितनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी डिसीजन मेकिंग में। सी, मेरी लाइकिंग, एक वोटर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग जो है बेस करती है कैंडिडेट के कैरेक्टर पे। मेरा कैंडिडेट जो है किस पार्टी का है और उस पार्टी की बैकिंग किस तरह की है, ये मैं इसी के माध्यम से तो जान पाऊंगा। आज जो है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, जैसे राहुल गांधी जी बराबर बोलते हैं कि मोदी जी अडानी के वो हैं और रिलायंस के, मतलब कॉरपोरेट बैकिंग है। अगर आज के बाद ये डिक्लेयर हो जाता है कि किसकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है, किसकी फाइनेंशियल बैकिंग किस पार्टी को जाती है, जाती भी है या नहीं जाती है, ये सिर्फ रूमर है या रियलिटी है, ये एक वोटर ही तो जान पाएगा आफ्टर दीज ऑल डिक्लेरेशंस। अगर उसके बाद भी ये कोई, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं कि अडानी के उससे, ये चंदे से ये सरकार चलती है या अंबानी के चंदे से सरकार चलती है, टुमारो he may not have any reasons, if at all, after EC election commission declaring that no such electoral bonds were issued or given by these corporate houses, तो ये रूमर मॉन्गरिंग जो होती थी, दोनों की तरफ से बोल रहा हूं। अब हमारे बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो चाइना से उनके फंड्स आते थे, यही सब है ना रूमर मॉन्गरिंग, मिसलीड करना जनता को उनके वोट्स के लिए, तो वो मिसलीड का स्कोप खत्म हो जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस में आज इस फैसले के बाद है वो है कांग्रेस और कांग्रेस लीडर्स। 2019 से लेकर आज तक का जो सभी डिटेल है, जो सभी ब्यौरा है, वो तो सार्वजनिक हो जाएगा, लेकिन 2014 से पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उसकी तो कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। क्या यही एक वजह दिख रही है आपको कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? ये शॉर्ट साइटेडनेस बोलूंगा मैं, कि ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीरियड कांग्रेस इज बीइंग वेरी जुबिलियंट, तो मतलब काफी मतलब उसको मैं दूरदृष्टि का अभाव ही बोल सकता हूं, बिकॉज सूनर और लेटर लॉन्गर रन में कांग्रेस भी, क्या वो कांग्रेस मान के चलती है कि हमेशा विपक्ष में ही रहना है उसको? ये अगर खुशी का राज है, कांग्रेस खुश हो रही है, तो क्या इसका मैं इंटरप्रेट करूं कि कांग्रेस ये मान के चलती है कि कभी भी वो सत्ता पक्ष को एंजॉय नहीं करेगी? क्योंकि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के आंकने वाला डिसीजन है ही नहीं। कल आप सत्ता पक्ष में बैठोगे, आपको भी यही सारे जवाब देने पड़ेंगे। तो एक तरह से ये जो भ्रष्टाचार का माहौल था वो बंद हुआ है। अब कांग्रेस इसके लिए आज को खुश हो जाए, कल को वो सत्ता पक्ष में जाएगी तो हो सकता है उसको ये तकलीफ देने लगेगी ये डिसीजन। हो सकता है। और जो सुबह से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं आलोक सर, इससे पहले जो सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े रहे, उनमें से एक अश्विनी दुबे हैं, वो ये कह रहे थे भाई जो रूल कर रही है पार्टी उसे ज्यादा सोचने की जरूरत है, चाहे वो राज्य में है या फिर वो केंद्र में है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी होती हैं चंदा ज्यादा उन्हें ही मिलता है, तो उन्हें सोचने की ज्यादा जरूरत है। रचना जी, फिर से मैं कहूंगा, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, पारदर्शिता के लिए बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से ये ओपन होना बहुत अच्छा है, और जैसा अभी हमारे मेहमान कह रहे हैं, अश्विन दुबे ने भी कहा कि जो सत्ता में हो उसको कितना मिला ये सामने आना है। लेकिन अरविंद मोहन जी ने इससे अंदर का जो दूसरा इशू उठाया है वो बहुत सही है। देखिए, कितने ही करोड़पति जितने ज्यादा संख्या में आ गए, वो पार्टी का थोड़ी पैसा दिखाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास 75 करोड़ है, और उन सबको भी जनता चुन करके भेज रही है। मेरा ये मानना है कि जब उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहा है ज्यादा से ज्यादा पैसा उसको जिताया जा रहा है ना। आदरणीय कपिल सिब्बल जी वकील हैं, और वैधानिक की उनकी जो भी आमदनी, में इसको भी ये भी नहीं कहता, जो डिक्लेयर्ड उनकी इनकम है उसके आधार पर जीते और हारे हैं ना। तो ये कहना कि इससे बड़ी पारदर्शिता, हमने कहा ना एज ए पत्रकार और हम सब नागरिक के नाते भी ओपन हो किसने कितना चंदा दिया। लेकिन पुराना अनुभव बताता है के बिरला सबसे ज्यादा संपन्न थे
70 से पहले और चुनाव हारे थे। तो केवल चुनाव में पैसा अडानी अंबानी बिरला का होने से चुनाव जीता जा सकता है, ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको पैसा किसने खर्च किया, उस पैसे से जो इन्हीं से मुफ्त अनाज मिल रहा है, इसके अभी तो विरोध करते हैं कई लोग, कहते हैं अरे भाई मुफ्त डाल रहे हो, हमें मजदूर नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग भी नेता लोग हैं जो कहते हैं आपने मुफ्त में आदत खराब कर दी। कौन से तो दबे जबान से पीछे भी यही कहते हैं कि साहब पहले मनरेगा का बीजेपी भी विरोध करती थी। तो मेरा ये कहना है कि कैंडिडेट्स जो चुनाव आयोग ने जो सिफारिशें पहले भी कर रखी है या संसद में भी हम पत्रकारिता के लोगों ने भी उठाया है कि उसका खर्च कैसे कम हो। यदि इसे चुनावी खर्च से ही देखना है पार्टी का, तो पार्टी वो 5 साल जो खर्च करती है, उम्मीदवार जो खर्च करता है, लोग कहते हैं चलो हमारा फायदा हो रहा है। कितने ही अपराधी तत्व के लोग जो गलत तरीके से भी चाहे पैसा बना रहे हो, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, कर्नाटक के हो, तमिलनाडु के हो, संपन्नतम व्यक्ति जीत के आ रहा है। क्या मतदाता को नहीं मालूम है कि संपन्नतम है? जब उसको टेलीविजन सेट दिया जाता है तमिलनाडु में पर वोटर, जब पर वोटर 1000 रुपया दिया जाता है, 5000 रुपया दिया जाता है, वोटर को नहीं पता है कि कौन दे रहा है। वो पार्टी के नाम से थोड़ी दिखता है। वो कैंडिडेट्स के जो प्रतिनिधि हैं दिल्ली में या मुंबई में या छोटे गांव में जो ऐसे गरीब बस्तियों में पैसा बांटते हैं, क्या उसे नहीं पता है कि पैसा दिया जा रहा है? तो मैं इसको व्यापक दृष्टि से मानता हूं कि क्या इस चुनाव के खर्च को सीमित करें, जो चार्जशीटेड लोग हैं उनको उम्मीदवार न बनने दिया जाए। इस पर भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट कल क्यों नहीं कहता कि चार्जशीट है फलाना, उसके खिलाफ उसको अब चुनाव लड़ने योग्य नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसके बाद तो जब तक चल रहा है कानून हमारे पास आता रहेगा, 10 साल केस चल रहा है और वो घूम रहा है और एमपी भी बन रहा है। अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिनको पेंडिंग है, लेकिन वो चार्जशीटेड है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो चुनाव में फिर जीत के आ जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब में। तो ये चुनाव सुधार का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का काम उनके सामने आया कि हाँ ये संवैधानिक के नियम के हिसाब से ये पारदर्शिता हो। तो इसका स्वागत पारदर्शिता के रूप में मैं करूंगा, लेकिन इससे काला धन रुकेगा, पार्टियां या उम्मीदवार कम खर्च करेगी और बेचारा भोला भाला आदमी वो वोट देता है, वो संपन्न को देता है। आलोक सर आपने ठीक कहा, क्योंकि काला धन तो तब भी नहीं रुक पाया जब नोटबंदी हो गई, अलग अलग नियम लागू हो गए, लेकिन जिसे जो करना है वो अलग अलग तरीकों से कर ही रहा है। लेकिन हाँ, इस फैसले का आम लोग स्वागत कर रहे हैं ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ब्यौरा भी सामने आए और जो पारदर्शिता आम लोग चाहते हैं कम से कम वो साफ तौर पर नजर आए। अमृत सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि क्या कुछ इसके लीगल मीनिंग है और किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा। बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।